अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद में रखे। और नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है रूह अजीज़। इस नावल की राइटर का नाम है आयशा मलिक। तो चलें जी, आगे शुरू करते हैं नावल और देखते हैं अब आगे किस साइड पे जाता है। एक हाथ अपने सीने पर रखे जबकि दूसरा हाथ अपने सर के करीब रखे अपने बेड पर लेटी दुनिया जहां से बेखबर वो गहरी नींद पुरसकून नींद ले रही थी कि अचानक से बंद आंखों के साथ उसके माथे पर हल्के से बल नमूदार हुए थे। नींद में ही खुद को किसी की गहरी पुरतपिश निगाहों के हिसार में महसूस करते वरिशा हड़बड़ाते हुए पट से अपनी आंखें खोलते अपनी जगह से उठ बैठी थी। डर और खौफ की वजह से गहरी गहरी सांसें भरते वो अपने माथे पर आए पसीने के कतरों को हाथ से नामहसूस अंदाज में साफ करती इधर उधर देख रही थी। लेकिन जैसे इसकी नजरें टेरेस के खुले दरवाजे के साथ टेक लगाए किसी के वजूद को महसूस करती वरिशा का चेहरे का रंग फक से उड़ा था। आंखों में खौफ उभरा था जबकि सांसें सीने में अटकी थी कि उसकी चीख भी कहीं दब कर रह गई थी। होश में आते ही वो खुद में हिम्मत मुजतमा करती एक झटके से अपने बेड से उठती अभी दरवाजे की सिमट भागती जब मुकाबिल उसका इरादा भांपता एक झटके से उसकी जानिब बढ़ता उसे अपने पीछे से अपने हिसार में कैद कर गया था कि वरिशा का दिल मुंह को आया था। दिल बुरी तरह से धड़का था जबकि आंखों में आंसू जमा हुए थे। कौन है? प्लीज छोड़ो मुझे, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे शोहर आपको छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं ये अल्फाज कैसे अदा हुए थे कि इसकी बात पर उसके पीछे खड़े अरहम लगारी के नाभी रबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। और मुझे वाकई आपके शोर से डर लगा है स्वीट हार्ट। कान की लू पर लब रखते हुए सरगोशी नुमा आवाज में बोलता वरिशा को साकित कर गया था कि उसकी आवाज़ सुनती वरिशा के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था और आंखों से आंसू निकल कर गालों पर बहे थे। अपने पीछे अरहम लगारी को तस्वर करते ही दिल 400 स्पीड से धड़कने लगा था। आज इतने दिनों बाद इस धोखेबाज बेवफा की आवाज़ उसका लम्स महसूस करते दिल इस कदर शिद्दत से भर आया था कि वरिशा की आंखों से आंसू निकलते हुए तेजी से गालों पर बहने लगे थे जबकि आवाज़ में भी हिचकी दर आई थी जिसे महसूस करते अरहम लगारी थे एक झटके से घुमाते अपने सामने करते साइड पर लगे स्विच बोर्ड से कमरे को रोशनी से नहला गया था। लेकिन सामने ही नजर आते उसे इस कदर शिद्दत से रोते देख उसका दिल थम कर रह गया था। आज पूरे 3 हफ्तों बाद वो उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा था कि अरहम लगारी को वो मासूम लेकिन जालिम सी लड़की आज कमज़ोर सी लगी थी। वरिशा मेरी जान, उसने तड़पते हुए अपने हाथ से उसके आंसू साफ करने चाहे जिसे वरिशा ने बुरी तरह से झटकते हुए खुद अपने आंसू साफ किए थे। अरहम लगारी ने लब भींचे अपने झटके हुए हाथ को देखते स्पाट निगाहों से उसकी जानिब देखा था। आप यहाँ मेरे रूम में इतनी रात क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से खौफजदा करने की? आंखों में हजारों खफगी और शिकवे लिए उंगली उठाए दबे दबे लहजे में गुस्से से बोलती वो अरहम लगारी का दिल धड़का गई थी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वीट हार्ट मेरी खुशबू को मेरे लम्स को ना पहचानने की, मेरे हाथ को झटकने की? वो भी उसी के अंदाज में बोलता उसकी कमर पर दबाव बढ़ाता उसे मजीद अपने नज़दीक खींच गया था कि वरिशा ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखते दोनों के दरमियान फासला कायम करने की कोशिश की थी। मुझे कोई शौक नहीं है आपके लम्स आपकी खुशबू को पहचानने का, समझ आई आपको? और आप निकले मेरे रूम से। मैं अभी रेशा अदा को बुलाती हूँ। माथे पर बल डाले चेहरे पर गुस्से के तासुरात सजाए वो अभी भी उंगली उठाए उसे गुस्से से देखती हुई बोली थी कि अरहम लगारी इसकी बात पर लब भींच कर रह गया था। तुम्हारे इस अदा की तो ऐसी की तैसी। खबरदार जो तुमने आंदा मेरे सामने उस साले का नाम भी लिया तो। और रही दूसरी बात तो स्वीट हार्ट, मुझे पूरा शौक है अपनी बीवी को अपने लम्स से अपनी खुशबू से रोशनास करवाने का जिसकी प्रैक्टिस मैं अभी से करने वाला हूँ। अरेशा के जिक्र पर दांत कुचकुचाकर बोलते वो आखिर में एक हाथ उसके सर के पीछे रखते और उसके सर को थोड़ा ऊंचा करते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते भारी गंभीरता आवाज में बोलता वहां अपने लब शिद्दत से रख गया था कि वरिशा सिसक कर रह गई थी। पीछे हटे पलकों को तेजी से झपकते वो धक धक करते दिल के साथ बोली थी। और हमने सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी गर्दन से चेहरा निकालते उसके चेहरे की जानिब देखा था जहां आज भी वैसे ही रंग बिखरे थे जो पहली दफा उसके चेहरे पर बिखरे थे। आइंदा मेरे लम्स को या मेरी खुशबू को भूलने की गलती मत करना बेगम, वरना इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आंख बंद करते हुए उसे अपने मजीद करीब करते हुए बोला था कि वरिशा को अपना दिल जोरों से धड़कता हुआ सुनाई दिया था। अभी वो उसे कोई जवाब देती जब उसे अपनी शर्ट कमर से गीली होती महसूस हुई थी। वरिशा की आंखों में हैरानगी दर आई थी जिस पर वो उसके कंधे से अपना हाथ हटाती अपनी कमर के पीछे ले जाते उसके बाजू के पास अपना हाथ रखा तो उसका हाथ भी गीला हुआ था जिसे महसूस करते वो अपनी आंखों के सामने कर गई थी। लेकिन अपने हाथ की उंगली को खून से रंगे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। इंतहाई बेयकीनी की हालत में फक पड़ते चेहरे के साथ उसने अपने खून से रंगे कपकपाते हाथ से निगाहें हटाए अरहम लगारी को देखा था।
جو اس کے ہاتھ اور اس کے چہرے پر چھائے خوف کو دیکھتا بکھلایا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ لہرایا تھا، جب سامنے سے آتی ہوئی گاڑی تھی اس کی گاڑی ہٹ ہوئی تھی کہ ارحم لغاری کی گاڑی بری طرح سے گھومی تھی، جسے بر وقت اسٹیئرنگ سے پکڑ کر سنبھالتے وہ اپنی گاڑی کو بریک لگا چکا تھا، ورنہ اس کی گاڑی سامنے نظر آتے درخت سے بری طرح ہٹ ہونی تھی، جبکہ دوسری گاڑی ہٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی کا شیشہ ٹوٹتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ کو بری طرح سے زخمی کر گیا تھا۔ گاڑی کو بیچوں بیچ سڑک پر بریک لگاتے وہ گہری سانسیں بھرتے ہوئے خود کو نارمل کر رہا تھا، جبکہ دوسری گاڑی ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنے زخمی ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سے باہر نکلتا گہرے سانس بھرنے لگا تھا۔ آنکھوں کے پردے پر آج بار بار اس کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے اس نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے تھے، تو ایک دفعہ پھر اسے وہ اپنے ہاتھ پر بینڈیج کرتی نظر آئی تھی، اور اس بار ارحم کے خوبصورت وجیہت سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اب تو آپ سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی بیگم جی، تیار رہیں۔ خون سے رنگے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر مسکراتے وہ دوبارہ سے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کو ریورس کرتا وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ وریشا میری جان، کچھ نہیں ہوا، یہ میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چوٹ لگی ہے بس، اور میں یہاں تمہارے پاس اس کی ہی بینڈیج کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن تمہیں اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھتے ہی میں بھول گیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے ہوئے اس کے سامنے کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ بولا تھا کہ وریشا اس کے بازو کو اتنا زخمی دیکھتی ہوئے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھی تھی، آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ ویسے آپ کا اس طرح سے رونا بنتا نہیں ہے، جب اچھی بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کو ایسے چھوڑ کر جاتی ہیں تو پیچھے شوہروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود ارحم لغاری کی زبان سے شکوہ نکلا تھا، اور وریشا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں کرب واضح دکھائی دیا تھا کہ وریشا سے نگاہیں چرا گئی تھی۔ یہ آپ کے خون اتنا زیادہ بہہ گیا ہے، آپ یہ پلیز ڈاکٹر کے پاس چل کر بینڈیج کروا لیں۔ دوبارہ سے اس کے بازو کی جانب دیکھتی وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کی ذرا سی تکلیف اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ دل اسے کی تکلیف کو سوچتے ہی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے بینڈیج نہیں کروانی، اس لیے چپ چاپ بنا مشورہ دیے میرے ہاتھ کی بینڈیج کرو، ورنہ میں ایسے ہی لیے پھرتا رہوں گا، لیکن تمہارے علاوہ کسی سے بینڈیج نہیں کرواؤں گا۔ اس کی بات پر وہ اسپاٹ انداز میں اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا، اور وریشا کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ غصے اور بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ ادھر بیٹھے، میں کرتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے ابھی بھی خون نکلتے دیکھتے وہ بولی تھی، اور ارحم لغاری نابی لبوں تلے مسکراہٹ چھپاتا چلتا ہوا اس کے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وریشا جلدی سے ڈریسنگ روم سے بینڈیج باکس نکالتی اور ارحم کی جانب بڑھی تھی، اور اس کے پاس ہی بیٹھتے وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کرنے لگی تھی۔ مقابل کی تکلیف کا سوچتے ہی اس کی آنکھوں میں بار بار نمی سی ابھر رہی تھی، جیسے وہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مقابل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بنا پلکیں چپکائے اس کے چہرے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بار بار بھیگتی ہوئی آنکھوں کو بھی وہ واضح محسوس کر رہا تھا۔ اگر تمہیں میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہے، مجھے ذرا سا تکلیف میں تم برداشت نہیں کر سکتی، تو خود کیوں مجھے اور خود کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ کیوں تم مجھے اتنی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور پھر خود ہی اتنی بڑی تکلیف دے رہی ہو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے بسی سے سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا کہ وریشا کو بینڈیج کرتا ہاتھ تھما تھا، آنکھوں میں تیزی سے موٹے موٹے آنسو بنے تھے۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے ارحم کی جانب دیکھا، اور جو خود بھی اسے سنجیدگی لیکن گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا، اب آپ جائیں پلیز۔ وہ جلدی سے بینڈیج کرتی وہاں سے اٹھی تھی۔ ارحم لغاری نے ایک بے بس سی نگاہ اس پر ڈالی تھی، اور گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اپنے بازو کی جانب دیکھا، جس پر اب وائٹ کلر کی پٹی بند چکی تھی، جب اس کے سامنے ہی اپنے بازو پر لب رکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا، جبکہ وریشا اس کی حرکت پر سرخ پڑتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ جو کر رہی ہے نا تم اپنے ساتھ اور میرے ساتھ، ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، تم سارے حساب بے باک نہ کیے تو کہنا، اور جو زیادہ تم اپنے ہریش لالا کے سر پر اڑ رہی ہو نا، اس سالے کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ ارحم لغاری ایک دفعہ پھر سے اپنے اظہار میں قید کرتا اس کے دونوں گالوں پر شدت سے لب رکھتے ہوئے ہریش کے نام پر دانت پیستے بولا تھا کہ وریشا اس کے منہ سے دوسری دفعہ اپنی ہریش ادا کے لیے سالہ لفظ سنتی سے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ خبردار جو آپ نے میرے ادا کو اب سالہ کہا تو۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی کہ ارحم لغاری کتنے ہی لمحے سے دیکھتا رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی تھی جسے وہ بمشکل ہی چھپا پایا تھا۔ اب میں سالے کو سالہ نہ بولوں تو اور کیا بولوں؟ اس کے انداز سے محظوظ ہوتے ہوئے زیادہ پھیلتے ہوئے بولا تھا کہ وریشا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ہوں گے سالہ، اب اگر آپ نے میرے ادا کو سالہ بولا نا تو پھر دیکھ لینا، اور اب جائیں، یہاں سے بینڈیج کر دی ہے میں نے۔ وہ انگلی اٹھائے سے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے باہر کا راستہ دکھا گئی تھی۔ خیر ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دیا ہوا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو جلدی سے میرے پاس آنے کی تیاری پکڑیں۔ آپ کے جو سکرو ڈھیلے ہوئے پڑے ہیں نا، میں انہیں اچھے سے کس لوں گا۔
وہ کیسے उसके माथे पर लब रखते अभी वहां से निकलता जब वरिशा की कपकपाती आवाज उसे सुनाई दी थी। मुझे नहीं अभी जाना, धड़कते दिल के साथ वो तेजी से बोली थी। अरहम लगा रही जब्त से आंखें बंद करते हाथ की मुट्ठियों को भींचा था और झटके से दोबारा से उसकी जाने बढ़ते उसका जबड़ा अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में ले गया था कि वरिशा ने सहम को उसकी जाने देखा था। खबरदार, खबरदार, जब मेरे साथ कोई फजूल की बकवास की तो आगे तुम्हारी मान ली थी तो मैं टाइम दे दिया था कि सुकून के साथ सब कुछ समझो, लेकिन अब अगर इस तरह की फजूल की कोई डिमांड मेरे सामने रखी तो याद रखना वरीशा, अरहम लगारी तो अरहम लगारी तुम्हारी जान निकाल लेगा। उसके जबड़े को अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में नरमी से पकड़े वो सख्त सर्द तासुरात चेहरे पर सजाए दबे दबे लहजे में उसके चेहरे पर घुराते हुए वरीशा को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। हमारी मुलाकात हम अगले हफ्ते होगी, हमारी मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी और मैं सबके सामने तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। लेकिन अगर तुमने कोई ड्रामा किया या अपने इस अरेश अदा के बल बोते पर कुछ करने की कोशिश की तो फिर देख लेना वरिशा, मैं तुम्हें अच्छे से वार्न कर रहा हूँ, इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ते वो उसकी जानिब गुस्से से देखता हुआ बोला था, अभी जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने सामने से आऊंगा स्वीट हार्ट, अल्लाह हाफिज। बाएं हाथ की दो उंगलियों को माथे पर ले जाकर उसे सलाम करता वो टेरेस की जाने बढ़ते हुए नीचे कूद गया था कि वरीशा ने अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखते अपनी चीख का गला घोंटा था। अरहम लगारी का अंदाज नहीं आता जो वरीशा को कब कब आ गया था। दिल अपने चाचू पास डोल अपने चाचू पास आएगी। शामिर शाह के साथ सोफे पर विराजमान हुआ अनाया को शामिर शाह की गोद में देखकर अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाते बोला था कि अनाया मेहराब शाह की बात सुनते जल्दी से शामिर शाह की गर्दन में मुंह छुपा गई थी, जिस पर मेहराब शाह का मुंह खुलकर रह गया था। वहीं पर शामिर शाह समेत बाकी सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट गूंजी थी। महरोश मुलाजमा के साथ मिलकर सबके लिए चाय और कॉफी लेकर आ रही थी। हवेली के सब अफराद ही इस वक्त लाउंज के सोफे पर विराजमान थे। लड़कियां एक तरफ बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी जबकि लड़के एक तरफ बैठे हुए थे। दाजी जुरेश शाह बलाश शाह भी वही लड़कों के साथ विराजमान थे। दिस इज नॉट फेयर डॉल, बाबा से नाराजगी इस वक्त तो आपको बाबा की शिकायतें लगाने के लिए चाचू याद आता है और बाबा के सामने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा लेती हो आप। मेहराब चेहरे पर खफकी सजाए अनाया को छोटे छोटे आंखें करके मसनूई घूरते हुए बोला था। अरेश शाह जो फोन में मसरूफ था मुस्कुराते हुए वो एक साइड पर फोन रखते उनकी जाने मतवज्जे हुआ। बाबा के अनाया उसे अपनी जानब घूरते पाकर शामिर शाह का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी जानिब करते निचला होंठ बाहर निकालकर शामिर शाह की जानिब देखते जिसे मेहराब शाह की शिकायत लगा रही थी कि मेहराब शाह का मुंह देखने वाला था, जबकि शामिर शाह ने मेहराब शाह को गुस्से से घूरा था। बात आ जाओ छोटे शाह, खबरदार जो मेरी बेटी को आंखें दिखाई तो। शामिर शाह ने माथे पर बल डाले बाकायदा मेहराब शाह को घूरते हुए कहा था कि मेहराब शाह ने आंखें फाड़े अनाया की जानिब देखा था जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपना सर शामिर शाह के कंधे पर टिकाए मेहराब शाह की जानिब भी देख रही थी कि मेहराब शाह छोटी सी प्रिंसेस की नौटंकी देख कर रह गया था। कसम से लाला जान, आपकी प्रिंसेस कितनी ड्रामेबाज है, देखो मुझे कैसे मुस्कुराते हुए देख रही है ये। मेहराब शाह को तकरीबन सदमे से बोला था। उसकी बात पर शामिर शाह ने मुस्कुराहट जब्त करते अनाया की जानिब देखा जो अपना चेहरा एक दफा फिर से शामिर की गर्दन में छुपा गई थी। इस बार सबसे पहले दादी का कहका गूंजा था, ड्रामेबाज तो होगी ना, आखिर अपने ड्रामेबाज चाचू पर जो गई है। राफे उनके साथ ही दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था। मुस्कुराहट जब्त करते बोला था कि मेहराब ने उसकी बात पर उसे घूरा था। इधर पकड़ाओ शाह, हमारी पोती को देखना अपने दादी के पास आएगी वो। दादी ने कहा तो अनाया ने शामिर की गर्दन से मुंह निकालकर दादी की आवाज की सिमत दिखा था, जबकि शामिर शाह दादी के कहने पर फौरन से अपनी जगह से उठता उनकी जाने बढ़ा था। दादी ने हम दोनों हाथ अनाया की जाने बढ़ाए थे कि अनाया भी अपनी दोनों बाजू दादी की जानिब कर गई थी। दादी ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया था, जबकि मेहराब शाह का मुंह हैरत के मारे खुले का खुला रह गया था। फटी हुई आंखों के साथ उसने अनाया को दादी के पास जाते हुए देखा था। ये क्या है? हैरत के मारे वो इतना ही बोल पाया था, ये मोए मोए था जो तुम्हारे साथ अभी अभी हुआ है। हरेशा ने मुस्कुराहट जब्त करते बात में हिस्सा डाला था। मेहराब ने खफगी से हरेश की जानिब देखा, जबकि मेहराब और अनाया की नौटंकी पर सबके चेहरों पर भी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। एक दफ़ा मेरी बेटी आ लेने दें, फिर देखता हूँ मैं आप सबको जो मुझ पर हंस रहे हैं, और खासकर डोल को जो अपने चाचू के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर जाती है। मसनूई दुख के साथ वो बोलता अपनी जबान दांतों तले दबा गया कि शामिर ने सख्त नजरों से घूरा था। दादी अपने पोते की बेबाक बात सुनते नजरों का जाविया बदल गए थे। वहीं पर आफिया और रेश ने उसे मायने खेद नजरों से देखा था, जबकि सब लड़कियों में बैठी धनक का दिल सबके सामने मेहराब की बात सुनते तेजी से धड़का था।
चेहरे पर कई रंग बिखरे थे कि लड़कियों ने मुस्कुराहट दबाते मायने खेज नजरों से धनक की जानिब देखा था कि धनक को छुपने की को कोई जगह नहीं मिली थी और वो हाथ से होते हुए निगाहें झुका गई थी। अभी इनमें से कोई कुछ कहता जब लॉन्च में मुलाजिम दाखिल हुआ था कि शामिर शाह मुलाजिम को देखते एकदम संजीदा हुआ था। सरदार शाह आपके लिए बाहर को ये लिफाफा देकर गया है। शामिर शाह के संजीदा चेहरे को देखता मुलाजिम फौरन से नजरें झुकाया हाथ में मौजूद लिफाफा उसके सामने करता हुआ बोला था कि शामिर शाह अपनी जगह से खड़ा होता मुलाजिम के हाथ से वो लिफाफा थाम चुका था। जाओ यहाँ से, संजीदा से बाद में हुक्म देता वो बोला था। मुलाजिम फौरन से वहां से 9-2-11 हुआ था। शामिर जब शामिर ने संजीदगी से उस लिफाफे को देखा था और उसे खोला था और खोलते ही जो चीज शामिर शाह को देखने को मिली थी, शामिर शाह की आंखों में खून उतार गई थी कि पूरे बदन में इश्ताल बरपा हुआ था। चेहरे पर गैज़ो गजब के तासुरात छाए थे। हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से बंद करते उसने अपने जबड़े भींचे थे तो कनपट्टियां बुरी तरह से फूली थी। शाह, क्या हुआ, क्या चीज है? अरे शाह उसके चेहरे पर और आंखों में छाई गैज़ो गजब की सुर्खी देखता अपनी जगह से खड़ा होता, उसकी जाने बढ़ा था, लेकिन उसे कुछ न बोलते देखते वो आगे होता। उसके हाथ में वो नोटिस पकड़ गया था। व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है? कोर्ट के नोटिस दिखाता वो दबे दबे लहजे में धाड़ा देखता दबे दबे लहजे में धाड़ा था। सब परेशानी से अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। शाह पुत्र, क्या चीज है ये? दाजी परेशानी से इस्तफसार किया था। अनाया अभी तक दाजी के पास ही थी। दाजी अनाया के बाप ने अनाया की कस्टडी के लिए केस किया है कि उसे अपनी बेटी चाहिए। हरीश शाह के अल्फाजों ने गोया सबके सरों पर धमाका किया था कि महरोश ने लड़खड़ाते हुए सोफे का सहारा लिया था। चेहरा एकदम से लट्ठे की माने सफेद पड़ा था। आंखें बेयकीनी से फैली थी कि कप कप आते बदन के साथ उसने हल्का सा नफी में सर हिलाया था। व्हाट, क्या मतलब है इस बात का? मेहराब और राफे फौरन से उनकी जाने बढ़ते हरीश के हाथ से वो नोटिस पकड़ चुके थे। आंखों में सुर्खियां दर रही थी। नहीं, नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं नहीं दूंगी किसी को। लट्ठे की माना सफेद पड़ते चेहरे के साथ नफी में सर हिलाते वह हजियाती अंदाज में बड़बड़ाते हुए बोली थी कि शामिर शाह ने चौंकते हुए उसकी जानिब देखा था जिसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। सफेद चेहरा सफेद पड़ हुआ पड़ा था कि वो जल्दी से उसकी जानिब बढ़ते उसे अपने हिसार में ले गया था। रोशी मेरी जान, कोई हमसे हमारी बेटी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं, और शामिर शाह के होते हुए तो बिल्कुल नहीं। आप रिलैक्स रहें, ये शामिर शाह और महरोज शामिर की बेटी है और इन्हीं के पास रहेगी। कोई नहीं छीनेगा आपसे आपकी बेटी। उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथ में लेते हुए उससे की गिरे आंखों में अपनी शहद रंग आंखें डालते हुए बोला था कि महरोज की आंख से आंसू निकलता हुआ गाल पर बहा था। शामिर ने सख्ती से लब भींचे थे। मीर, 1 मिनट के लिए भी मेरी बेटी मेरी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। आप सुन रहे हैं ना? 1 मिनट के लिए भी नहीं। जो भी करना है वो करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन मेरी बेटी 1 सेकंड के लिए भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो जो लम्हे के लिए कमजोर पड़ी थी, लम्हे के लिए घबरा गई थी। शामिर का हिसार पाते ही अपनी आंख से निकलता हुआ आंसू उंगली की मदद से साफ करती शामिर की आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए एक एक लफ्ज चबाते बोली थी। शामिर शाह को हुक्म दे गई थी कि शामिर शाह उसके लहजे में खुद के लिए मान भरोसा देखता फौरन से हाँ में सर हिलाता, उसका सर अपने सीने से लगाता, बालों पर लब रख किया था। कोई और लम्हा होता तो शामिर शाह की सबके सामने इस हरकत पर वो सुर्ख पड़ती, लेकिन इस नाजुक लम्हे में वो शामिर शाह के तेजी से धड़कते दिल की आवाज़ बखूबी सुनती अपनी आंखें बंद कर गई थी। रोशी जान, वो आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, और किसी में अभी इतनी हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो शामिर शाह के होते हुए उसकी बेटी की जानिब आंख उठाकर भी देखे। हमारी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और ये आपसे शामिर शाह का वादा है। अपने लफ्जों पर जोर देते वो संजीदगी से बोला था। सब अपनी अपनी जगह पर परेशान खड़े थे। जब अचानक से अनाया के रोने की आवाज उभरी थी और शामिर शाह ने सुर्ख अंगारा होती आंखें उठाकर दाजी की बाहों में मौजूद अनाया की जानिब देखा था, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू निकलते गालों पर बह रहे थे, जबकि अपने दोनों हाथ वो शामिर शाह की जानिब फैलाए उसके पास जाने के लिए मचल रही थी कि शामिर शाह अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखता तड़प ही तो उठा था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी प्रिंसेस, अपनी जिंदगी और अपनी रोशी जान की आंखों में आंसू वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आज उसने इन दोनों की आंखों में ही आंसू देखे थे कि शामिर शाह का बस नहीं चल रहा था। वो शख्स उसके सामने और वो उसे जमीन सामने हो और वो उसे जमीन में जिंदा काट दे, जिसकी वजह से उसकी बीवी और बेटी की आंखों में आंसू आए थे। महरोश को अपने हिसार से लदा करते उसने दाजी की गोद से रोती हुई अनाया को पकड़ते उसके आंसू साफ करते उसे अपने सीने में भींचा था कि अनाया ने अपने छोटे छोटे हाथों से शामिर की गर्दन के गिर्द बाजू लपेटे थे। प्रिंसेस अपने बाबा की प्रिंसेस है, बाबा की जान है, और बाबा अपने प्रिंसेस को कभी खुद से जुदा नहीं होने देंगे। आई प्रॉमिस प्रिंसेस। उसे खुद में भेजते वो अपने अंदर उठते इश्तेहाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। लाला, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये होता कौन है हमसे हमारी डोल को लेने वाला? कोई ताल्लुक नहीं है उस शख्स से हमारी डोल का। मेहराब शाह माथे पर बल डाले गुस्से से दबे दबे लहजे में चिल्लाया था। अरे शाह, राफे शाह का हाल भी मेहराब शाह से कम नहीं था। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, शामिर शाह है, वो सब संभाल लेगा।
अनाया को खामोश देखते उसने अनाया महरोश को पकड़ाई थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि अनाया भी खामोशी से शामिर शाह के हिसार से निकलती अपनी माँ के पास गई थी और महरोश ने अनाया को तड़पते हुए अपने सीने से लगाया था जैसे अभी कोई उसे अनाया को दूर कर रहा हो। शाह, मैंने लॉयर को फ़ोन किया है, वो कुछ ही देर तक पहुंच जाएगा। अरे शाह फ़ोन कान से हटाता हुआ संजीदगी से बोला था। एकदम से बैठे बैठाए इनकी ज़िंदगी में कोई हलचल सी मच गई थी। सब लड़कियां अलग अपनी अपनी जगहों पर परेशान खड़ी थी। शामिर शाह ने हरीश की बात पर संजीदगी से हाँ में सर हिलाया और महरोश की जानिब देखा जो अनाया को खुद में भींचे खड़ी थी। वो उसकी बेटी थी। उसने अकेले 2 ढाई महीने अनाया की परवरिश की थी और शामिर शाह जानता है आज के ज़माने में एक अकेली तनहा लड़की कितनी मुश्किल से हर ये चीज़ फेस करती है। तो अब वो शख्स जिसने अपनी बेटी को पैदा होते देखना तक गवारा नहीं किया था, वो कैसे एकदम से बैठे बैठाए ये दावा कर सकता है कि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। शामिर शाह का गुस्से से बुरा हाल था। जबड़े भींचे वो महरोश की जानिब भी देख रहा था जो इस वक्त खुद को बहुत मजबूत साबित करती अनाया को पकड़े खड़ी थी। लेकिन शमीर शाह ये बात जानता था वो इस वक्त इंतहाई खौफजदा है। शाह पुत्र, अनाया बच्ची हमारे घर की रौनक है। हमारे सुनसान घर में उसकी खिलखिलाटें गूंजती हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी रौनक को हमसे ले जाए, कि हमारा घर एक दफ़ा फिर से सुनसान हो जाए। दाजी ने शामिर शाह को देखते थके हारे अंदाज में संजीदगी से कहा था। जी दाजी, और मेरा वादा है आप लोगों से अनाया यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। वो यही हम सब के बीच ही रहेगी। मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग परेशान नहीं हो और आराम करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और मोरे, आप भी परेशान नहीं हो, अपने बेटे पर भरोसा रखें। दादी को कहते हुए इनके साथ ही परेशान चेहरा लिए खड़ी समरीन बेगम को देखते अपने इशार में लेते हुए बोलते अपनी माँ के बालों पर लब रखे थे। शाह, हमें हमारी पोती बहुत अजीज है। कोई कैसे ये कह सकता है कि वो हमसे हमारी पोती ले जाएगा। समरीन बेगम की आवाज़ में नमी घुली थी और शामिर को समझ नहीं आ रहा तो वो सबको कैसे हैंडल करे, जो सिर्फ एक कोर्ट का नोटिस आने पर ही जज्बाती हो रहे थे। मोरे, आपके बेटे की प्रिंसेस है, आपके बेटे की जिंदगी, तो आप खुद सोचें वो कैसे अपनी जिंदगी किसी और के पास जाने दे सकता है। कैसे वो अपनी प्रिंसेस को अपने से दूर कर सकता है। और उसके जीने की वजह है तो बस अब हिम्मत से काम लें। प्रिंसेस आप लोगों के पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और नरमी लेकिन संजीदगी से बोला था कि समरीन बेगम ने हाँ में सर हिलाया था और उससे दूर होती महरोश की बाहों में मौजूद अनाया की गाल पर लब रखे थे। चले, मैं प्रिंसेस को रूम में छोड़ आऊँ, आप लोग भी अपने अपने रूम में जाएं और परेशान मत हो। शमीर शाह कहता महरोश को अपने हिसार में लिए सीढ़ियों की जाने बढ़ा था। आज उसने महरोश के हाथ से अनाया को नहीं पकड़ा था, महरोश को अपने हिसार में लिया था। रोशी जान, इधर मेरी बात सुने। आपको मुझ पर भरोसा है ना कि मैं प्रिंसेस को आपसे दूर नहीं जाने दूंगा। रूम में आते सबसे पहले उसने अनाया को सुलाया था जब शामिर उसके परेशान सफ़ेद चेहरे को अपनी जानिब मतवज्जा करवाते बोला था। महरोश ने उसे देखने से गुरेज करते बस हाँ में हिलाने पर ही इस्तफादा किया था। तो फिर परेशान क्यों हैं आप? उसकी खुद से नजरें ना मिलाने पर वो जब्त से बोला था। मीर, आप जानते हैं जब अनाया पैदा हुई थी तो उस शख्स ने अनाया को देखा तक नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि अनाया किस पर गई है, अनाया की आंखें किस पर है, अनाया की नाक किस पर है, वो कैसी दिखती है। फिर उसने जब मुझे छोड़ा था तो अनाया को भी मुझे ही दिया था। तो अब वो कैसे हमारी लाइफ में दोबारा आ सकता है? कैसे वो ये केस कर सकता है कि उसे अपनी बेटी चाहिए? आंखों से आंसू निकलते गालों पर बहे थे। धड़कते दिल के साथ उसने पहली दफ़ा शामिर शाह के सामने अपनी पहली ज़िंदगी के बारे में बात की थी। दिल के अंदर कहीं डर था कि शामिर शाह कहीं इसके मुंह से इसके पहले शोर का जिक्र सुनता, कहीं उस पर गुस्सा ना करे। लेकिन सामने खड़े शख्स ने उसे इतना मान दिया था कि आज वो उसके सामने अपनी पहली ज़िंदगी के बारे में बात कर गई थी। शामिर शाह के माथे पर बल पड़े थे, गर्दन और हाथ की रगें उभरी थी, आंखों में सुर्ख डोरे बने थे, लब सख्ती से भींचे थे। क्या महरोश एक लम्हे के लिए इससे डर गई थी जब अगले ही लम्हे शामिर ने उसे सख्ती से अपने इशारे में कैद किया था। बस खामोश, अब आप हरगिज नहीं रोएंगी। आपके आंसू शामिर शाह की कमजोरी हैं और शामिर शाह इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकता। उसे ताकत चाहिए और ताकत के लिए उसकी बीवी को मजबूत बनते उसके साथ खड़ा होना है। सख्ती से खुद में भींचे अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिकाए वो शिद्दत से बोला था। महरोश के आंसू थमे थे। उसने सख्ती से उसके गिर्द अपने दोनों बाजू बांधे थे। जिसने एक दफा भी अपनी बेटी को नहीं देखा तो उसे अब भी कोई हक नहीं है कि वो अपनी बेटी की एक झलक भी देख सके। और शामिर शाह ऐसा होने भी नहीं देगा। वो शख्स का साया भी नहीं अपनी बेटी पर पड़ने देगा। अनाया सिर्फ शामिर शाह की बेटी है, अनाया शामिर शाह है। वो एक एक लफ्ज बोलते महरोश को पुरसकून कर रहा था। वो आंखें बंद किए सुकून से उसके हिसार में खड़ी थी।
महरोश और प्रिंसेस शामिर शाह की ताकत है उसका गरूर है और कोई शामिर शाह के गरूर को उसकी ताकत को उससे दूर नहीं कर सकता। ये शामिर शाह का वादा है अपनी रोशी जान से। महरोश के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, उसने सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। शामिर ने भी सर झुकाए आंखें खोले उसे देखा। महरोश ने एड़ियां उठाई और शामिर के माथे पर बिखरे बाल हाथ की उंगलियों से परे करती वहां अपनी लब रख गई। शामिर की रगों पे सुकून उतरा था और महरोश को एक दफा फिर से अपने हिसार में कैद करते आंखें बंद कर गई थी। अब वो अगला लाहे अमल सोच रहा था और शामिर का बस नहीं चल रहा था वो इस शख्स को जान से मार दे जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली एक दफा परेशान होकर रह गई। मोहतरमा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? वो रूम में दाखिल हुआ तो दुलाज फातिमा बेड पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी कि राफे उसे रोते देख हड़बड़ाते हुए उसकी जाने बढ़ा था। उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया था लेकिन सुर्ख आंखों के साथ गालों पर बहते आंसू देखते हुए तड़पते हुए बोला था कि दुलाज फातिमा सूं सूं करती उसके कंधे पर अपना सर रख गई थी। यार दुलाज, ऐसे रोकर क्यों जान निकाल रही हैं आप मेरी? ऐसे इस तरह से रोते देखकर वो बेबसी से बोला था। राफे, वो अनाया को ले जाएंगे क्या? मुझे वो छोटी सी अनाया बहुत प्यारी लगती है, आप उसे कहीं मत जाने दीजिएगा। उसके कंधे पर सर रखे वो मध्यम सी हिचकी भरते हुए बोली थी कि राफे उसकी बात पर गहरी सांस भरकर रह गया था। वो छोटी सी डोल तो इस हवेली के हर अफराद को बहुत प्यारी थी, सबकी उसमें जान बसने लगी थी। राफे बलाज शाह को खुद अनाया प्रिंसेस से बेहद अजीज थी और वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि शामिर शाह उसे खुद से कभी दूर नहीं जाने देगा क्योंकि वह शामिर शाह की बेटी थी और शामिर शाह को अपनी बेटी से बढ़कर कोई अजीज नहीं था। मोहतरमा, मेरी बात सुने, आप जानती हैं ना शामिर लाला को कि वो किस कदर पॉजिटिव है अनाया को लेकर। अनाया का बाल भी मांगे तो शामिर लाला किसी को भी ना दें, तो जाके अनाया की कस्टडी की किसी और को दे दें तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अनाया कहीं नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। राफे शाह उसके बाल से हिलाते नरमी से उसे समझाते हुए संजीदगी से बोला था जब दुलाज ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। आप सच कह रहे हैं ना, अनाया कहीं नहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी ना? हैंडसम अदा, उसे कहीं नहीं जाने देंगे ना? आंखों में चमक लिए वो राफे की जानब देखती यकीन दहानी चाहती थी। मोहतरमा के कह तो मैं सच ही रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताएं, आपको अपना शोहर हैंडसम नहीं लगता तो शामिर लाला ही लगता है। उसकी बात सुनते मसनी घूरी से नवाजते मुंह बनाकर बोला था कि दुलाज का ध्यान भटका था। राफे के कहने पर वो उससे दूर होती सर से लेकर पांव तक उसे देखने लगी। मोहतरमा, अगर ऐसे देखेंगी तो बंदा आपकी आपके फकत देखने से ही बहक सकता है, लिहाजा अपनी नजरों को कंट्रोल में रखें। राफे गंभीरता बोझल आवाज में बोलता दुलाज के छत्ते छुड़वा गया था कि दुलाज जो सिर्फ उसके कहने पर उसे देख रही थी। राफे की बात सुनते वो बुरी तरह से गड़बड़ाई थी और नजरों का जाविया बदलते उसने राफे के चेहरे की जानिब देखना चाहा था। मैं सिर्फ देख रही थी कि आप हैंडसम हैं या नहीं। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसने अपनी सफाई दी थी कि राफे ने मुस्कुराहट जब्त की थी। तो फिर बताएं, हैंडसम हूं या नहीं? आईब्रोज काते उसने पूछा था। हैं? राफे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, लेकिन हैंडसम अदा से कम। लेकिन उसकी अगली बात सुनते वो मुस्कुराहट फौरन सिमटी भी थी। उसने घूर कर दुलाज की जानिब देखा। दुलाज खिलखिलाई। मोहतरमा, इंसान बन जाओ, मुझसे पंगा लेना भारी भी पड़ सकता है, राफे ने मायने खेदी से कहते उसे वार्न किया और दुलाज फौरन सीधा हुई थी। हमें नीचे जाना चाहिए सबके पास। वो जल्दी से बेड से खड़ी होती बोली थी। राफे लब दांतों तले दबाए से देखता अपनी जगह से खड़ा हुआ था जबकि दुलाज बिना उसे देखे जल्दी से वहां से 9-2-11 हुई थी कि पीछे राफे मुस्कुराता सर झटक कर रह गया था। चेहरे पर चिटानों से सख्ती सजाए, आंखों पर गलासे से लगाए कोट के बटन बंद करता वो कोर्ट की सीढ़ियां उतरता हुआ अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था। आज उनकी कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग थी जिस पर शामिर शाह अपने वकील के साथ अकेला ही आया था, लेकिन जज के टाइम देने पर अब वो अपनी गाड़ी की जाने भी बढ़ रहा था जब रास्ते में से होंठों पर गहरी इस्तहजाई मुस्कुराहट सजाए ब्लैक पैंट के ऊपर वर्ड शर्ट पहने ताबिश खड़ा हुआ दिखाई दिया था कि उसे देखते शामिर शाह के माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए। लब सख्ती से आपस में पैवत किए उसने हाथों की मुट्ठियां भींची थी जब ताबिश चलता हुआ शामिर शाह के सामने आ खड़ा हुआ था। हाय मेरी एक्स वाइफ के हस्बैंड। होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए उसके सामने हाथ बढ़ाता हुआ बोला था कि शामिर शाह की कनपटी बुरी तरह से फूली थी, आंखों में गैज़ो गजब की सुर्खी दर आई थी, चेहरा खतरनाक हद तक सूख पड़ा था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी को मुखातिब करने की? उसके बड़े हुए हाथ को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेते उसके हाथ पर दबाव बढ़ाते वो दबे दबे लहजे में उसके चेहरे पर फंकारा था कि ताबिश को अपने हाथ की उंगलियां चिटकती हुई महसूस हुई थी कि दर्द की लहर पूरे बाजू में सरायत कर गई थी। लब भींचते उसने सुर्ख आंखों के साथ शामिर की जानिब देखा था। अगर आइंदा गलती से भी मेरी बीवी का नाम अपनी जबान से अदा किया तो शामिर शाह के हाथों में अपनी मौत को
शामिर शाह के हाथों अपनी मौत को तुम खुद दावत दोगे। एक झटके से उसका हाथ छोड़ते वो लहू होती आंखों के साथ दहाड़ा था कि ताबिश ने एक लम्हे के लिए उसके अंदाज पर झरझरी सी दी थी, लेकिन मुकारी से वो ढीठ बना मकारी से हंस दिया था। मिस्टर शामिर शाह, तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारी बीवी मेरी एक्स वाइफ रह चुकी है, और जिसके लिए तुम इस वक्त इस अदालत में मौजूद हो तो भूलो मत, वो मेरा खून है, मेरी बेटी है, जिसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने से यहाँ से ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट से जब वो बोलता, शामिर शाह के गुस्से को आखिरी हद तक पहुंचा गया था। उसकी बात सुनते पूरे आग लग गई थी कि शामिर शाह का जब्त टूटा था और वो एक झटके से उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी शहद रंग आंखें, जो इस वक्त सुर्ख अंगारा हुई पड़ी थी, मुकाबिल की आंखों में गाड़ गया था। और मिस्टर ताबिश, तुम भूलो मत कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़े होकर क्या बात कर रहे हो। वो मेरी बीवी है, सरदार शामिर शाह की बीवी, जिसे कोई आंख उठाकर भी देखे तो शामिर शाह में इतनी ताकत है कि उसकी आंखें निकाल दे। और तुमने तो उसे गलत अंदाज से मुखातिब करने की कोशिश की है, तो अपने अंजाम के भी जिम्मेदार अब तुम खुद होगे। और दूसरी बात, अनाया अब शामिर के नाम से जानी जाती है, वो शामिर शाह की बेटी है, उसके नाम के आगे अब शामिर शाह का नाम लगता है। तुम तो भूल जाओ कि शामिर शाह अपनी बेटी किसी को देगा, लेकिन अब तुम अपनी खैर मनाना, क्योंकि तुम शामिर शाह के दुश्मनों की लिस्ट में पहले दर्जे पर आ गए हो। उसे गहरे बांध से झंझोड़ते हुए, उसके चेहरे पर सर्द अंदाज में घुराते, उसे झटके से छोड़कर लंबे लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया था। जबकि ताबिश पूरी तरह से लड़खड़ाया था। शामिर शाह के अंदाज से वो एक लम्हे के लिए बुखला गया था। माथे पर हल्के से पसीने के कतरे नमूदार हुए थे, जिन्हें वो हाथ की मदद से साफ करता बुड़बुड़ाता हुआ वहां से निकला था। मीर क्या बना, क्या फैसला हुआ। उसने हवेली में कदम रखा तो लॉन्च में मौजूद सब भी इस तरह भी कैफियत में बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे थे, और शामिर शाह को आते देखते वो सब भी उसी की जानिब लपके थे। महरोश ने बेचैनी से इस्तफसार किया था। अनायत वक्त उसके पास ही मौजूद थे, जिसे उसने किसी मताए जान की तरह सीने से लगाया हुआ था। रोशी मेरी जान, अभी कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, आप लोग प्लीज टेंशन ना लें। गहरी सांस भरते थे महरोश को कहते इन सब की जानिब भी देखते हुए कहा था, जो उसके इर्द गिर्द जमा हुए उसके जवाब के मुंतजर थे। जबकि शामिर शाह की आवाज सुनते महरोश के सीने में मुंह छुपाती अनायत ने सर उठाए आवाज की सिमत देखा था, और सामने शामिर शाह को देखते उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट दर आई थी। बाबा, दोनों हाथ उसकी जानिब वाह किए उसे पुकारते हुए बोली थी कि शामिर शाह मुस्कुराता हुआ उसे अपनी बाहों में समेट गया था। बाबा की जान, बाबा की जिंदगी। उसके फूले हुए गालों पर अपने लब रखता वो शिद्दत से बोला था कि अनाया खिलखिला कर रहती थी। वहीं पर जो सब परेशान खड़े थे, अनाया की खिलखिलाटे इन पर रस घोल गई थी, जिसे सुनते उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट धर आई थी। जोरेज पुत्र, बलाज पुत्र, हमारी परपोती और हमारे पोते के सदके का बंदोबस्त करो। अल्लाह ताला इन दोनों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दाजी की आवाज लाउंज में गूंजी थी कि जोरेज और बलाज शाह ने फौरन से हाँ में सर हिलाया था। जबकि शामिर शाह अनाया को पकड़े अब वहीं लाउंज के सोफे पर बर्जमान हो गया था, तो महरोज भी खामोश सी उसके पास जाकर बैठ गई थी। दाजी की आवाज लाउंज में गूंजी थी कि जुरेज और बलाज शाह ने फौरन से हाँ में सर हिलाया था। जबकि शामिर शाह अनाया को पकड़े अब वहीं लाउंज के सोफे पर बराजमान हो गया था, तो महरोज भी खामोशी से उसके पास जाकर बैठ गई थी। छोड़ो मुझे, अब हाथ भी नहीं लगाना। कराहत ज़दा सी आवाज़ गूंजी थी। लबों से खून निकलता हुआ उसकी वही पहनी हुई वाइट शर्ट को दागों से दागदार कर रहा था, जबकि चेहरे पर भी जगह जगह दाग के निशान पड़े हुए थे। वहीं इसके पास खड़े हुए दो आदमी उसके चेहरे और पेट पर मुक्के बरसाते उससे कराने पर मजबूर कर रहे थे कि ताबिश की घुटी घुटी आवाज़ से गूंजी थी, हमारे बॉस का हुक्म है, जब तक वो आ नहीं जाते आपकी खातिर तवाज़ो जारी रखी जाए। इनमें से एक आदमी बोलता हुआ उसके दाएं गाल पर जोर से मुक्का बरसा चुका था कि इसके मुंह से फवारे की सूरत में खून बाहर निकला था, लबों से करा निकली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस वक्त किसने किडनैप किया। आज दोपहर ही जब वो कोर्ट से अपने घर की जानिब अपनी बाइक पर निकला था, तो रास्ते में ही उसे व्हाइट कलर की गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, और अब वो रस्सियों से बंधा इस कमरे में मौजूद था, जहां सिर्फ दो कुर्सी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, जबकि कमरे में हल्की सी रोशनी भी जगमगा रही थी। कौन हो तुम लोग? कौन कौन है तुम्हारा बॉस? क्या चाहते हो तुम लोग? इतने से ही उसकी बात हो गई थी कि नकाहत ज़दा सी आवाज़ निकली थी। उसे सामने खड़े हट्टे कट्टे आदमियों से खौफ महसूस हो रहा था, और उससे भी ज्यादा खौफ उसे उनके अनदेखे बॉस से हुआ था, जिसने उसे पता नहीं किस वजह से किडनैप करवाया था। ये तुम्हें हमारे बॉस से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि किससे पंगा ले रहे हो, और अब जब तक हमारा बॉस नहीं आता अपनी जबान बंद ही रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। दूसरा आदमी उसके जबड़े को सख्ती से अपनी गिरफ्त
اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا کہ تابش نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کیے تھے جب اچانک سے انہیں کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی تھی کہ وہ دونوں آدمی اس آواز کو سنتے فوراً سے الرٹ ہوئے تھے اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے جبکہ تابش وہ قدموں کی آواز نزدیک سے نزدیک ہوتے سنتا کانپنے لگا تھا ان آدمی کے چہرے سے اور اس آواز سے اور اس اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بوس ہی آ رہا ہے جب ایک جھٹکے سے روم کا دروازہ کھلتا شامر شاہ روم میں داخل ہوا اور اپنے سامنے شامر شاہ کو دیکھتے تابش کی آنکھیں پھیلی کی پھیلی رہ گی چہرے پر حیرانگی کے تاثرات در آئے تھے کہ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بلیک کلر کی شلوار قمیض کے اوپر بلیک کلر کے ہی اجرک اوڑے کھڑے شامر شاہ کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا آنکھوں میں وحشت سی سرخی موجود تھی چہرے پر سخت برفیلے تاثرات تھے کہ تابش اپنے سامنے کھڑے شخص کی وجیحہ پرسنالٹی دیکھ کر ہی تھوک نکل گیا تھا آج دوپہر وہ جس شامر سے ملا تھا وہ اس شامر شاہ سے یکسر مختلف تھا اس وقت ایک بے رحم شفاق سردار شامر شاہ اس کے سامنے کھڑا تھا جس کی بیوی کے متعلق سامنے والے شخص نے غلط الفاظ بولنے کی ہمت کی تھی کہ تابش کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تو تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کروایا ہے اپنے لہجے کو سخت بناتے ہوئے شامر شاہ کو دیکھتے دبے دبے لہجے میں غصے سے بولا تھا کہ شامر شاہ نے آئی برو چکائی تھی ماتھے پر انگنت بل نمودار ہوئے تھے ہاتھ کھلو اس کے شامر شاہ نے حکم صادر کر دیا تھا جس پر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ایک آدمی فوراً سے اس کے حکم کو مانتے جلدی سے تابش کے ہاتھ رسنے سے کھول چکا تھا کہ شامر شاہ جھٹکے سے اس کے سامنے کرسی رکھتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہاں بیٹھا تھا کیسے ہو خاطر توازو میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی بتا دو تاکہ میں ابھی پوری کر دوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ تندیہ انداز میں بولتے تابش کے چہرے کو غصے سے سرخ کر گیا تھا کہ وہ اس کی بات پر تل ملا اٹھا تھا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تم پر کیس کروں گا کہ تم نے مجھے کڈنیپ کروایا اسے دیکھتے وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا کہ شامر شاہ تحمل سے اس کی بات سنتا ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ سجائے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم ابھی شامر شاہ کو جانتے نہیں تھے اور اسی کی بیوی پر سوال اٹھایا تھا جس کی چھوٹی سی سزا تم بھگت چکے ہو خیر میں اپنی بات پر آتا ہوں یہ سب تم سے کروانے کے لیے تمہیں کتنے پیسے دیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے شامر شاہ برف کے مانند ٹھنڈے انداز میں بولتے تابش کو آنکھیں پھیلانے پر مجبور کر گیا تھا یہ شامر شاہ کی بات پر اس کی آنکھیں پھٹی تھی چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی کیا مطلب ہے تمہارا مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے بس مجھے میری بیٹی واپس چاہیے جو میں لے کر ہی رہوں گا ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا سا گیا تھا کہ اس کی آواز میں بکھلاہٹ واضح تھی کہ شامر شاہ نے ضبط سے جبڑے بھینچے تھے چہرے پر چٹانوں سے سختی در آئی تھی یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور بہت جلد وہ شامر شاہ کے ہاتھوں مرنے والا ہے لیکن تمہیں میں موقع دے رہا ہوں کتنے پیسے ملے ہیں تمہیں پرنسس کو واپس لینے کے لیے میں اس سے ڈبل دوں گا تمہیں اپنا کیس واپس لینے کے لیے اس کے نزدیک جھکتے وہ بھاری اسپاٹ انداز میں بولتے تابش کو حیران کر گیا تھا کہ اس نے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ کی مدد سے صاف کیا تھا تو کیا وہ جانتا تھا وہ صرف پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کو واپس لینے آیا ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے میری بیٹی 10 کروڑ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی جب شامر شاہ سنجیدگی سے بولا تھا اور تابش کی آنکھیں پھیلی تھی اس کی رقم سن کر کے بے ساختہ اس نے اپنے گلے کو تر کرتے لب واہ کرنے چاہے 20 کروڑ جب شامر شاہ ایک دفعہ پھر سے بولتا تابش کا آسان خطا کر گیا تھا کہ اتنی رقم کا سنتے اس کی آنکھیں چمکی تھی مقابل نے تو صرف اسے 1 کروڑ روپے دے کر یہ کیس کروانے کا کہا تھا اور شامر شاہ اسے اتنے پیسے دے رہا تھا تابش کے چہرے پر خوشی کی رمق ابھری تھی مجھے یہ ڈیل 50 کروڑ اور تابش کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اتنی رقم کا سنتے آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھی جبکہ شامر شاہ اسے آفر کرتے اب کرسی سے ٹیک لگائے اس کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہا تھا جس کی آنکھوں میں پیسوں کا سنتے چمک آ گئی تھی شامر نے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی آج صبح اس کے وکیل نے سے کہا تھا کہ مقابل اگر اپنا کیس واپس لے گا تو ان کے لیے یہ کیس جیتنا اور بھی آسان ہو جائے گا اور اب وہ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے تابش کو یہ آفر کر رہا تھا اگر نہیں منظور تو ڈیل ختم اس کے چہرے کی جانب دیکھتے شامر شاہ لب دبائے بولا تھا کہ تابش بکھلایا تھا اور فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا نہیں مجھے یہ ڈیل منظور ہے میں یہ کیس واپس لے لوں گا تم پیسے دے دو میں ابھی کیس واپس لے لوں گا تمہیں اب یہ کیس واپس نہیں لینا تمہیں یہ کیس ہارنا ہے شامر شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا تھا اور دوبارہ سے اس کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا کہ تابش اس کی بات پر فوراً ہی ہاں میں سر ہلا گیا تھا جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا مجھے یہ ڈیل دل و جان سے قبول ہے میں یہ کیس ہارنے کے لیے بھی تیار ہوں اتنے پیسوں کا سنتے وہ خوشی تو پھولے نہیں سما رہا تھا کہ شامر شاہ ایک جھٹکے سے اٹھا
تھا اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا تھا، جس پر وہ آدمی فوراً ہی ہاں میں سر ہلاتا ہوا روم سے باہر نکلا تھا اور اگلے 2 منٹ میں وہ ہاتھ میں بریف کیس پکڑے روم میں داخل ہوا تھا کہ شامیر شاہ نے وہ بریف کیس کھولتے تابش کے سامنے پھینکا تھا اور اس کے اندر پیسوں کی گٹھیاں دیکھتے تابش کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور وہ فوراً سے کرسی توڑتا ان پیسوں کی جانب لپکا تھا۔ باقی کے پیسے تمہیں کام ختم ہو جانے کے بعد مل جائیں گے، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شامیر شاہ غصے سے دھاڑا تھا، اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس لالچی شخص پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ شامیر شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے ابھی اور اسی وقت جان سے مار دے، جبکہ تابش کی دھاڑ سنتا جلدی سے پیسے اٹھاتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ شامیر شاہ کی سلگتی غصے بھری نگاہیں اس کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ جب تک یہ کیس سولو نہیں ہو جاتا اس پر نظر رکھنا، وہ اپنے آدمی سے کہتا، لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔